हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के लेसन 3 का है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर लिया था, तो उसको जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर 3 के कुछ बेहद ही शानदार प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, यानी कि इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए, जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप फुल्ली कोर्स को 10th और 11th और 12th तीनों के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए हमें इस टॉपिक में पढ़ना है वो है हमें वैद्युत रसायन। तो चलिए हम इसका परिभाषा जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत रसायन क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर है वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की एक शाखा है। ठीक है, उसकी एक शाखा या क्या है, कड़ी है, जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा इसके पारस्परिक संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके बारे में पढ़ा जाता है। काफ़ी इजी है, देखिए फिर से पढ़ रहे, कह रहा है वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा यानी वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा इसके पारस्परिक संबंधों यानी इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन यानी कि उसके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये था इसका सटीक आंसर। चलिए, एकदम इजी है, सारे बच्चे इसको नोट्स करते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखिए हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कह रहा है वैद्युत अनपघट्य क्या है, यानी वैद्युत अनपघट्य के बारे में जानेंगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा नन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। वैसे यौगिक जो द्रवित या विलयन की अवस्था में, क्या कह रहा है, देखिए वैसे यौगिक जो द्रवित यानी द्रव के रूप में होता है या विलयन की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक मतलब उसका उस पर विद्युत का जो विद्युत धारा उससे क्या है, प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए विद्युत के कुचालक होते हैं, तो वैद्युत अनपघट्य के उदाहरण होते हैं या कहलाते हैं। क्लियर है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चीनी और यूरिया। फिर से पढ़ रहे, देखिए वैसे यौगिक जो द्रवित या विलयन की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं, जैसे में चीनी और यूरिया। क्लियर है, आगे बढ़े। अब एक होता है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत अनपघट्य, अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग वैद्युत अपघट्य के बारे में। तो वैसे यौगिक जिनके विलयन, विलयन के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, विलयन, विलायक, विलय, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने चैप्टर 1 में। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए वहाँ पर जाकर। कह रहा वैसे यौगिक जिसके विलयन या द्रवित अवस्था विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, जिसके विलयन या द्रवित अवस्था जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैसे यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl यानी कि साधारण नमक, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, ये सब इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया वैद्युत अपघट्य का। और हम लोग का देखिए वैद्युत अनपघट्य का एग्जाम्पल क्या था, चीनी और यूरिया, और यहाँ पे वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और जिंक सल्फेट। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ में कि बताइए कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो किसका उदाहरण है, तो क्या होगा, वैद्युत अपघट्य का। इस तरह से भी पूछेगा चीनी जो है इनमें से किसका उदाहरण है, तो वैद्युत अपघट्य का। या इस तरह से भी पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे हम लोग स्पष्ट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे करके दे देगा आपको, चीनी निम्न में से किसका उदाहरण है या होता है, और आपके सामने 4 ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें ऑप्शन आपका रहेगा, ऐसे रहेगा, देखिए
वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनपघट्य, यहाँ रह सकता है आपका दोनों, यहाँ रह सकता है कोई नहीं। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करते हुए जाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन इससे क्या बना, देखिए चीनी किसका उदाहरण है, हमारा वैद्युत अनपघट्य का, है ना। वैद्युत अनपघट्य का उदाहरण क्या है, चीनी और यूरिया। और वैद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन कर देगा एग्जाम में कि चीनी निम्न में से किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वैद्युत अनपघट्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल भी क्लियर होते जाएंगे, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोग सारा टॉपिक एकदम क्लियर रखिएगा। अब देखिए हम लोग इसमें जानेंगे कि वैद्युत अपघट्य जो होता है, ये दूसरा नंबर टॉपिक हमारा, दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला हम लोग का होता है सबल वैद्युत अपघट्य, यानी कि सबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही मजबूत, सबल का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा होता है दुर्लभ वैद्युत अपघट्य, यानी बहुत ही कमजोर, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सबल वैद्युत अपघट्य यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है मुझे। जिन बच्चों को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे हमें। ठीक है, और कोई भी अपना सवाल हो वो हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, काफी अच्छा टॉपिक है जी, कई बार ये एग्जाम में पूछा है। देखिए अगला में है पढ़ना, वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं। कह रहा देखिए इसका आंसर कि किसी यौगिक की द्रवित या, द्रवित मतलब द्रव के रूप में, किसी यौगिक की द्रवित या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है, उसमें विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित करके उसे तोड़ने या अपघटित, अपघटित का मतलब ये होता है टुकड़े टुकड़े करना, करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहा जाता है। काफी इजी है। देखिए क्या कह रहा है, किसी यौगिक की द्रवित या विलयन की अवस्था में, किसी यौगिक की द्रवित या विलयन की अवस्था में क्या करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके यानी करंट प्रवाहित करके उसे तोड़ने या अपघटित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। काफी इजी है, अच्छे से याद हो जाएगा सारे बच्चे को। ठीक है, अब देखिए इसमें जानेंगे अगला टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग है ये, कि वैद्युत अपघटन के प्रमुख उपयोगों को लिखे। किसका उपयोग किस किस में किया जाता है। सबसे पहला देखिए हमारा विद्युत लेपन में। ठीक है, विद्युत लेपन में वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है विद्युत मुद्रण में। ठीक है, तीसरा है धातुओं के वैद्युत शोधन में, और चौथा हमारा है धातु कर्म विज्ञान में, और पांचवा हमारा है तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। इस 5 टॉपिक्स में हमारा जो है वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा क्या क्या होगा, वैद्युत लेपन में, विद्युत मुद्रण में। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से कि विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत मुद्रण क्या होता है, क्योंकि अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और इन सब के बारे में आगे पढ़ना भी है कि विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत मुद्रण क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिए कि वैद्युत अपघटन के जो उपयोग होते हैं वो इन 5 टॉपिक्स में होते हैं, विद्युत लेपन में, विद्युत मुद्रण में, धातुओं के वैद्युत शोधन में, और धातु कर्म विज्ञान में, और तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग आगे देखे पढ़ेंगे इसका टॉपिक नंबर 1, यानी कि वैद्युत लेपन। विद्युत लेपन यानी इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग का मतलब होता है लेपन। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका परिभाषा और इसे क्या होता है विद्युत लेपन। ये भी देखिए एग्जाम में पूछता है जी, तो इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। कई बार ये पूछा भी है, विद्युत लेपन क्या होता है, समझाएं, स्पष्ट करें, इस तरह से पूछेगा। तो चलिए इसके परिभाषा को जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप करके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक ये होने वाला है। और जिन बच्चों का छूट गया वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 को कवर कर लीजिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। देखिए इसका आंसर जानते हैं विद्युत लेपन का यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि जब निम्न कोटि की धातु को, निम्न का मतलब बहुत ही कमजोर, ठीक है, एकदम लो क्वालिटी के धातु को
सुरक्षित रखने के लिए, मतलब उसे बचाने के लिए, उसे आकर्षक बनाने के लिए, मतलब बहुत ही आकर्षक मतलब हो गया कि देखने में बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है, टिकाऊ और आकर्षक बनाने के लिए उसकी बाहरी सतह पर उच्च कोटि के धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे कि देखते हैं आप लोग, कई तरह के धातु हो तो उस पर परत चढ़ा दी जाती है, जैसे चांदी का या कुछ का भी। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको अच्छे से कि इस प्रक्रिया द्वारा तांबा, पीतल इत्यादि पर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कई सारे धातुओं में देखते होंगे कि कई कई धातु होते हैं जो कि बहुत सारे महिलाएं वगैरह पहने हुए रहती हैं, और उस पर क्या होता है कि सोने की या चांदी की परत चढ़ी होती है, तो जिससे कि लगता है कि वो जो पहनी हुई धातु है वो सोने की ही है, ठीक है। तो वही हो गया कि किसी दूसरे धातु पर किसी अन्य धातु का परत चढ़ा देना, वो क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, तांबे पर या देखिए पीतल इत्यादि पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? चांदी की परत। तो वो वस्तु कैसा लगने लगता है? चांदी का लगने लगता है। तो वही हो गया, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाया? विद्युत लेपन। क्लियर है? ये था पहला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, विद्युत लेपन वाला, कि जब निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने के लिए, और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो निम्न क्वालिटी का धातु होता है, जैसे कि चांदी की जब परत चढ़ाते हैं, जैसे तांबा और चांदी में अगर कंपैरिजन करें, इनकी तुलना करें, तो ये देखिए तांबा जो होता है वो लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। तांबा में कभी कभी काला भी पड़ जाता है, ये खराब भी हो जाता है, लेकिन इससे उच्च क्वालिटी का चांदी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तांबे पे जो है चांदी की क्या करते हैं? परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि तांबा क्या होता है? सुरक्षित रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब निम्न कोटि की धातु को यानी कि तांबा पे सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि तांबा को सुरक्षित रखने के लिए या उसे आकर्षक बनाने के लिए हम उसकी बाहरी सतह पर क्या करते हैं? उच्च कोटि के धातुओं की परत यानी कि चांदी की परत चढ़ा देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये देखिए विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए इसका परिभाषा कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन के चालकत्व को, फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के मात्र 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन के चालकत्व को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। एकदम इजी से इसका आंसर है, कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन के चालकत्व को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। और यह प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रम, मतलब उसका अपोजिट होता है। इसे कप्पा यानी कि ब्रैकेट में के द्वारा सूचित किया जाता है। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि विशिष्ट चालकत्व को किससे सूचित किया जाता है? के यानी कप्पा द्वारा, जिससे कि हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए काफी अच्छा टॉपिक था ये। अभी हम लोग इस वीडियो में काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को और भी कवर करेंगे, तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे। चलिए अगला टॉपिक जो देखिए हमारा है वो कह रहा है अनंत तनुता वाला विलियन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इन्फिनाइट डिलाइट्सन, ठीक है। देखिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि अनंत तनुता वाला विलियन का परिभाषा क्या होगा। तो विलियन की वह अवस्था क्या होगा? विलियन की वह अवस्था मतलब उसका जो अवस्था है जिसमें तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व के मान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, एकदम स्थिर, एकदम समान रहते हैं, अनंत तनुता वाला विलियन कहलाता है। देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, कह रहा है विलियन की वह अवस्था यानी उसका कंडीशन जिसमें तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व के मान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, मतलब समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? अनंत तनुता वाला विलियन कहलाते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि अनंत तनुता वाले विलियन के लिए तुल्यांकी चालकत्व, ठीक है, लेम्डा अल्फा या लेम्डा नोट से तथा मोलर चालकत्व को हम लोग म्यू अल्फा या म्यू नोट से निरूपित किया जाता है या सूचित करते हैं। ये इसका क्या होता है?
ये दोनों इसका क्या होता है, सूचक होता है। तुल्यांकी चालकत्व का ये होता है लेमडा अल्फा या लेमडा नोट, और मोलर चालकत्व का म्यू अल्फा या म्यू नोट क्या होता है, सूचक होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव कभी कभी एग्जाम में पूछता है, सूचक वाला, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला देखिए टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक हमारा देखिए कह रहा है ये वाला कि किसी वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकत्व को दर्शाने के लिए कोलरॉस का नियम, काफी भी है जी, कई बार एग्जाम में पूछता है कि कोलरॉस का नियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आज और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है कि इससे हमसे पूछा क्या गया, देखिए कि किसी वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकत्व को दर्शाने के लिए कोलरॉस के नियम का वर्णन करें। तो इसका आंसर जानेंगे। कोलरॉस क्या थे, एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, ठीक है। क्या थे, कोलरॉस एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। इन्होंने वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकत्व को दिखलाने के लिए एक क्या दिया था, नियम दिया था या उसका प्रतिपादन किया था, जिसे कोलरॉस का नियम कहा गया था। अब देखिए इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा था यदि किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत तनु विलयन चालकत्व उसके धन आयनों एवं ऋण आयनों के चालकत्वों के योगफल के क्या होते हैं, इक्वल होते, यानी कि बराबर होते। क्या कहा था, फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत तनु विलयन चालकत्व उसके धन आयनों एवं ऋण आयनों के चालकत्वों के योगफल के बराबर होते। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि लेमडा अल्फा बराबर लेमडा प्लस और प्लस लेमडा माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग कह रहे हैं, देखिए किसी वैद्युत अपघट्य के, ये देखिए हमारा क्या था, अनंत तनु विलयन चालकत्व, जिसका जो हमारा सूचक क्या था, ये था लेमडा अल्फा, उसके धन आयनों यानी लेमडा प्लस और उसके ऋण आयनों यानी लेमडा माइनस के योगफल का मतलब बीच में प्लस के क्या होता है, बराबर होता है, यानी इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा किसका सूचक है, ये वाला जो है वो हमारा सूचक है, देखिए अनंत तनु विलयन चालकत्व का। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इसके बारे में। तो इन दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेमडा नोट इक्वल टू, देखिए या हम लोग कह सकते हैं इसको लेमडा नोट इक्वल टू लेमडा प्लस और प्लस लेमडा माइनस। यहाँ पे देखिए नोट क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, देखिए समझने का प्रयास करिए आप लोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनंत तनुता वाले विलयन के लिए एवं तुल्यांकी चालकत्व को, देखिए सूचक क्या था इसका, लेमडा अल्फा या लेमडा नोट, तो दोनों एक ही चीज है। तो देखिए हम लोगों ने जब यहाँ पे लेमडा अल्फा बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए जब हम लोग लेमडा अल्फा बराबर इतना कह सकते हैं तो लेमडा नोट बराबर भी तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सूचक है, एक ही मात्रा का सूचक है ना। तो ये हमारा हो गया इसका कोलरॉस के नियम का जो सूचक हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। आगे बढ़ें, इस तरह से भी हम इनको दर्शा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जिन बच्चों को दिक्कत होगी हमें बताते चलेंगे। चलिए अभी एक दो टॉपिक को और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए अगला टॉपिक हमारा काफ़ी अच्छा है और कई बार ये एग्जाम में पूछा है जी। कह रहा है कि देखिए कह रहा है विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु के उपयोगों को लिखे। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल जिसका कि आविष्कार हमने पीछे पढ़ा था, अलेसांद्रो वोल्टा ने शायद किया था, ठीक है। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका आविष्कार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जिन बच्चों को याद होगा वो बताएंगे कि इसका आविष्कार किसने किया था, विद्युत रासायनिक सेल का आविष्कारक कौन थे। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, देखते हैं किन बच्चों को याद है अभी तक। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको जरूर याद होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु के उपयोगों को ज्ञात करना है, लिखना है। तो देखिए इसका आंसर जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की सहायता से एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का क्या होता है, गमन होता है। गमन का मतलब आवाजाही होता है। एक विलयन से, देखिए एक विलयन से दूसरे विलयन में वो क्या करता है, आयन क्या करते हैं, जाते और आते हैं, जिससे दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता जो है कायम रह जाती है, मतलब बनी रहती है। परंतु दोनों विलयन परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, मिश्रित नहीं हो पाते, आपस में
मिल नहीं पाते हैं। यही होता है क्या, विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का उपयोग। क्लियर है, काफी इजी टॉपिक है और काफी आसान तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के इस लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं पार्ट 1 के, यानी कि इस चैप्टर 3 के पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि काफी अच्छा और बेहद ही शानदार प्रश्नों में से एक है, जो कि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। प्रश्न हमारा है, देखिए टॉपिक करा है, विद्युत रासायनिक सेल की प्रमुख विशेषता क्या है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का उपयोग। अब हमें पढ़ना विद्युत रासायनिक सेल की प्रमुख विशेषता क्या है, मतलब क्या इसमें खासियत है। चलिए इसके खासियत के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल की प्रमुख विशेषता निम्नांकित है। सबसे पहला इसमें कह रहा है, इस सेल की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस सेल से जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवा कर क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है, विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, एक अर्ध सेल को एनोड और दूसरे अर्ध सेल को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, यानी एक को माइनस और एक को प्लस कहते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक कह रहा, एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होते हैं। देखिए जब एक दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड होते हैं एक कैथोड होते हैं, तो एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है और कैथोड जो होता है वो धनात्मक, यानी कि ये माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है। और चौथा टॉपिक कह रहा है हमारा कि एनोड को बाईं ओर, ठीक है, जैसे कि इस तरह से सिंबल बना लीजिए। अब ये हो गया बाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर, हमारे हाथ के अनुसार हम इसे बैठा सकते हैं। ये हमारा हो गया बाईं और ये हो गया हमारा दाईं ओर। क्लियर है। तो कह रहा है देखिए टॉपिक कि एनोड को बाईं ओर, मतलब इस इधर किसको रखेंगे, एनोड को, और इधर किसको रखेंगे, कैथोड को। कैथोड को दाईं ओर रखा जाता है। क्लियर है। और लास्ट टॉपिक कह रहा है कि एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। इधर जो एनोड हमारा होगा, इधर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा और इधर कैथोड की तरफ जो होगा वो क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। तो आप सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे उन्हें क्या कन्फ्यूजन रहा इस वीडियो में। ठीक है, और जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वो हमें व्हाट्सएप करके मैसेज करके हमारे रिप्लाई का इंतज़ार करिएगा और हमसे सवाल को पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन उन्हें मिल पाएगा हमारे चैनल का। देखिए हमारे चैनल का नाम ये है, देखिए ड्रीम क्लासेस, और इसका लर्निंग ऐप भी हम आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, जो कि बेहद ही अच्छा है और महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।